साधना न्यूज के खास कार्यक्रम तिरछी नजर में हम हर वक्त किसी खास मुद्दे पे चर्चा करते हैं इस खास कार्यक्रम में। और हर बार की तरह इस बार भी वरिष्ठ पत्रकार छत्तीसगढ़ वाच के संपादक राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ में मौजूद है। और चूंकि इन दिनों जो चर्चा है वो बेरोजगारी का मुद्दा छाया हुआ है और बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हम हमेशा चर्चा कर सकते हैं। एक ऐसा मुद्दा है कि राजनीतिक पार्टी इससे लपकती है, बातें बहुत की जाती है लेकिन जमीनी स्तर पे कुछ होता दिखता नहीं है। तो तमाम पहलुओं की पड़ताल हम करेंगे इस खास कार्यक्रम में तिरछी नजर में, जिसमें कैमरे पर तो बहुत सारी बातें कही जाती है लेकिन बिहाइंड द कैमरा क्या स्थिति है और लोग इस पे बातें तो करते हैं लेकिन आखिरकार इस पे कुछ हो क्यों नहीं पाता, इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले राम अवतार तिवारी जी का मैं यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और राम अवतार तिवारी जी, अगर समझा जाए बेरोजगारी, अक्सर ये देखा जाता है कि बेरोजगारी को लेकर बातें बहुत होती है, कहा यह जाता है कि हम इतनी नौकरी दे देंगे, आंकड़ों में बात कही जाती है लेकिन आंकड़े सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी तक ही रह जाती है। कोरोना के कारण पिछले 2 वर्षों में बेरोजगारी की स्थिति विस्फोटक रूप ले ली है। इस समय शिक्षा, व्यापार, सारे काम ठप पड़े हैं। दूसरी तरफ बहुत तेजी से डिग्री लेकर हर साल लाखों के संख्या में जो छात्र निकल रहे हैं, जो युवा निकल रहे हैं, उनके सामने आत्मनिर्भर बनने, उनके सामने स्वयं का रोजगार स्थापित करने और नौकरी पाने के लिए उसको भटकना पड़ रहा है। उसकी स्थिति है वो कहीं न कहीं मानसिक स्थिति खराब हो रही है। बाजार में चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, वहां पर भी जो कुछ ही लोग, चुनिंदे लोग के पास बाजार का कब्जा हो रहा है। जो सीमित नौकरी है उसके लिए संख्या इतनी ज्यादा है कि इसका अंदाजा लगाना कठिन है। पिछले दिनों राज्य सरकार ने एक विभाग का आवेदन निकाला था 200 लोगों के लिए और 2 लाख से ऊपर लोगों ने आवेदन दिया। उससे वो भी महिलाओं का, उसमें युवा नहीं थे। तब ऐसी स्थिति जहां 200 पद में 2 लाख लोग आवेदन किए, इससे समझ सकते हैं बेरोजगारी किस तरह विस्फोटक रूप में है और कैसे इसके राह तलाशेंगे। जिन लोगों को हमने अपने सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी है, शासन चलाने की जिम्मेदारी दी है, प्रजातंत्रिक व्यवस्था में जिनको एक नया मास्टर प्लान तैयार करके इस वर्ग को, क्योंकि हमारे देश का युवा ही हमारा भविष्य है, वही ही हमें बेहतर समाज, बेहतर राष्ट्र के निर्माण में ले जा सकते हैं। तो कहीं वो गुमराह ना हो जाए, उन व्यसनों की तरफ ना चल दें। उन स्थितियों से निपटने के लिए सरकार को और बड़े कॉर्पोरेट सेक्टरों को और तीसरी बात जो है शिक्षा व्यवस्था को, तीनों चीजों को एक नए मंथन के साथ नए तरीके से निकालना होगा। आप चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उन राज्यों में भी हम बेरोजगार और युवा की बात करते हैं, क्योंकि बात इसलिए होती है कि उनकी संख्या ज्यादा है। वो मतदाता को प्रभावित करने के लिए बात की जाती है। क्या हम उस वर्ग को भ्रमित करने, आकर्षित करने के लिए ये मुद्दे उठाते हैं, या वास्तविक में धरातल में जाकर उस समस्या को हल करने की दिशा में हम कोई नया फार्मूला लाते हैं, उसको धरातल में ले जाते हैं और उन लोगों को एक नया राह दिखाने की कोशिश करते हैं। ये होनी चाहिए। तो बाती जुबान जो है, खर्च इतने ज्यादा हो रहे हैं, परंतु नया जो स्टार्टअप है, नया युवा वर्ग है, वो बेचारा आज अपने खुद के संसाधन से, इधर उधर से, जुगाड़ से ही वो अपना नया उद्योग नया स्थापित कर पा रहा है, उसको चला पा रहा है। उसके सामने जो है रोजगार को 3 प्रकार से बांटा सकते हैं: सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी और आत्मनिर्भर होने के लिए, खुद के व्यवसाय खड़ा होने के लिए। जी, मैं इसमें आऊंगा लेकिन सबसे पहले एक चीज ये समझ ली जाए कि भारत युवाओं का देश है और युवाओं को जिस समय पे उनके हुनर के हिसाब से जो काम होना चाहिए वो काम है नहीं उनके हाथ में। और ऐसे में आपको नहीं लगता कि युवा दिग्भ्रमित हो सकते हैं? युवाओं को सही दिशा देने की आवश्यकता है। जो बात आप संख्या बल और साथ में कहीं गुमराह ना हो जाए,
इसकी आप इसका जिक्र जो आप कर रहे थे। देखो, डिप्रेशन जो आने की स्थितियां हैं जी, वो इसका एक बड़ा कारण ये भी रहता है, एक तरफ कोरोना के कारण है, दूसरी तरफ आप उचित रास्ते ना मिलने के कारण उन जो युवा प्रतिभाशाली हैं जिनके पास असीम पावर है, उस पावर का अगर उपयोग सही दिशा में ना किया जाए तो तेजी से वो अलग अलग तरीके, व्यसन के तरीके आज बहुत तेजी से बदल गए हैं। शराब और शराब के अलावा भी जो जिस तरह से सूखे के व्यापार में, सूखे में व्यसन आ रहे हैं, शराबखोरी जिस तरह बढ़ रही है, एक नशे की तरफ भी युवा जा सकता है। लेकिन हमको बेरोजगारी पर ही चर्चा करनी है। आपको क्या लगता है कि रास्ता क्या हो सकता है? देखिए, अभी मैंने देखा, एक उदाहरण देता हूं कि जहां पंजाब चुनाव हो रहे हैं, उन राज्यों में जो आंकड़े आए हैं वहां पर करीब करीब 1000 से ऊपर संस्थाएं वो चल रही हैं जो विदेशों ले जाने के लिए उनको भाषा का प्रशिक्षण देते हैं और विदेश जाने के लिए उनको सहायता करते हैं। पंजाब में इतने सारे लोग विदेश जा रहे हैं, तो युवा वर्ग जो है वो शिक्षा के बाद उसके सामने अगर भारत में रोजगार की समस्याएं दिख रही है तो वो तेजी से विदेश जा रहा है, क्योंकि भारत में टेक्नोलॉजी जो है उसकी शिक्षा करके और कंप्यूटर की पढ़ाई, जिस तरह से व्यापार है उसको चलाने की शक्ति बहुत तेजी से आ रही है। यहाँ शिक्षा पढ़ने के बाद अलग अलग शीर्ष विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने के बाद भी उन युवा लोगों को अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अवसर नहीं है। इस अवसर को बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार, समाज, कॉर्पोरेट सेक्टर की है, नहीं तो एक बड़ा वर्ग विदेश जा रहा है, उसको रोकना पड़ेगा। दूसरी बात कि वो जो हमारे पास हैं उनको सरकारी नौकरी सबको तो दी नहीं जा सकती। सरकारी नौकरी दिनों दिन कम होते जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को दिए जा रहे हैं। जैसा कल ही एयरलाइंस को एक निजी सेक्टर के हवाले किया गया, ऐसे बड़े बड़े नवरत्न कंपनियों को भी ये प्राइवेट सेक्टर में दिए जा रहे हैं। सरकारी नौकरी में अब जिस तरह से भर्ती होनी चाहिए वो भर्ती की प्रक्रिया लगभग बंद है। सरकार अपने संसाधनों को कम करके, क्योंकि सरकार का नौकरी देना उद्देश्य नहीं है, ये सीधे तो नहीं बोलते मगर अप्रत्यक्ष उनके जो फैसले आ रहे हैं वो फैसले इस तरह से आ रहे हैं कि नए लोगों को सरकारी तौर पे नौकरी मिलने की संभावनाएं बहुत सीमित हो रही है। ऐसी स्थिति में तीसरी जो बात आता है कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम स्वरोजगार की बात करते हैं, बैंक के लोन की बात करते हैं, हम उन जो लोग कर रहे हैं, जो एक तरह से पहले बहुत ज्यादा चर्चित शब्द था कि पकौड़ा बेचने वाला भी रोजगार है कि बेरोजगार है, ये एक स्थिति थी। उन्हीं स्थितियों को अध्ययन करने के लिए राज्य सरकार ने भी एक आयोग बनाई है, कमेटी बनाई है, इसके मुख्यमंत्री जी स्वयं देख रहे हैं। एक मंत्री, युवा मंत्री को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, एक आईएएस अफसर को सीईओ बनाया गया और प्रदेश भर में इसकी तलाश की जा रही है कि किस तरह से बेरोजगार लोगों को रोजगार दी जा सकती है। एक नया प्लान इस राज्य सरकार ने तैयार किया है, उसी तरह से प्लान केंद्र को भी, अन्य राज्यों को भी तैयार करना पड़ेगा और ये ख्याली पुलाव ना रहे। इसके धरातली स्थिति क्या बन सकती है, क्योंकि धरातल में जो युवा है वो इधर उधर भटक रहा है नौकरी के लिए, सीमित पैसे में मिल जाए, काम मिल जाए, प्रशिक्षण मिल जाए, इसके तलाश में जो एक डिप्रेशन में आ रहा है, दिग्भ्रमित हो रहा है समाज के सामने, और उसके पास करने की इच्छा शक्ति है गजब की, मगर उसको राह कौन दिखाएगा, किस तरह राह दिखाएगा। एक अजीब समस्या बेरोजगारी को लेकर बनी हुई है। इस समय ज्यादा बनी है, इस समय ज्यादा लोगों की नौकरी छिनाया भी है, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, चाहे छोटे और मझोले दुकानों में हो। जो लोग दुकानों में भी काम करते थे उनकी संख्या
भारी है। उन लोगों को भी, क्योंकि व्यापार नहीं है, व्यापार सीमित हो गया, बिजनेस नहीं है, राजस्व नहीं है, तो ऐसी स्थिति में और नया स्टार्टअप उद्योग खोलने का साहस आज कोई कर नहीं पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो सरकार को भी छूट देनी चाहिए, बड़े उद्यमियों को साहस और समाज की भागीदारी के तरीके से सोचते हुए काम करना चाहिए, तभी इस समस्या से हल करने की दिशा में जा सकता है। क्योंकि ये पिछले 2 साल ने लोगों को बहुत कुछ सिखाया है। इस 2 वर्षों में कोरोना काल के बाद बहुत लोगों ने जिनको टेक्नोलॉजी सोच है, जिनको इनोवेशन पे काम करने की धुन है, वैसे कई लोग नए स्टार्टअप लोग बड़े उद्योग स्थापित कर भी लिया। इस अवसर को उन्होंने अपने प्रतिभा को और समाज को देखते हुए नई बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी हो गई। इसी तरह से समाज के अन्य वर्गों को भी कैसे प्रशिक्षित किया जा सकता है। उन वर्गों, जैसे एक कॉर्पोरेट हम देखते हैं, कारपेंटर नहीं मिलता, मिस्त्री नहीं मिलता, इन छोटे छोटे जो चीजें हम रोजमर्रा की जो चीजें हैं, उसके लिए हमें इलेक्ट्रीशियन के लिए आदमी नहीं मिलते, प्लम्बर मिलते नहीं है। तो सरकार को जो अशिक्षित बेरोजगार है, कुशल कर्मचारी और अकुशल 2 प्रकार के बेरोजगार हैं। तीसरे बेरोजगार ये हैं जिनको आप बोल सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा, क्योंकि अगर देखिए कि युवाओं की अगर मनस्थिति को समझा जाए तो वो ग्रुप डी का भी काम करना चाहते हैं, ग्रुप ई में भी ज्वाइन कर लेना चाहते हैं। जो MBA है, जो MSc किया हुआ है, जिसने हाई क्वालिफिकेशन किया है, वो ग्रुप डी में जाना चाहता है। ये स्थिति आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, प्रतिभाशाली होने के बावजूद भी, हुनर होने के बावजूद भी अगर अवसर ना हो जी, तो ऐसी स्थिति में अपने घर परिवार चलाने के लिए, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी के निर्वहन करने के लिए युवा जो है समझौते करके वो स्थितियों में जाता है और समझौते करके इन जो संकट आया है। ठीक है, संकट आया है, लेकिन आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि जैसे कामगार जो हैं, जिन्होंने कुछ कौशल जिनके हाथ में है, कौशल विकास योजना जैसे चलाया जा रहा है, इस तरह के कौशल को भी लोग उसमें हुनरमंद बन के बहुत आगे बढ़ सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। देखिए, बहुत सही सवाल किया आपने गांधी जी कि आज समाज में बड़े स्तर पर पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर की समस्याएं बनी हुई है। उनको अगर प्रशिक्षित कर दिया जाए तो वो एक बेहतर तरीके से अपने आप को आत्मनिर्भर कर सकते हैं, बेहतर रोजगार की संभावना भी है। बहुत छोटे तरीके से देखा जाता है। डिग्री ले लेना मतलब एक बहुत बड़ी बात होती है कि किसी ने डिग्री ले ली तो वो अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में उसका नाम हो जाता है कि अरे इस फलना के पास तो ये डिग्री है। देखिए, कौशल विकास योजना के तहत आपने अगर प्रशिक्षण लिया तो उसका कोई उतना उसको वेटेज नहीं दिया जाता। तो डिग्री से बेरोजगार की समस्या को हल नहीं की जा सकती जी। डिग्री से एक बड़ी सोच के साथ काम किया जा सकता है, रोजगार की संभावनाएं बन सकती है, परंतु अकेले जिसका पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है, जिसको अवसर पढ़ने का नहीं मिला, जिसके घर परिवार की स्थितियां वैसी वातावरण नहीं मिल पाया, वैसे आर्थिक स्थिति नहीं है, तो कहीं बहुत सारे लोग बचपन से काम करते रहते हैं। तो उन लोगों को दिशा देने के लिए एक बड़ा वर्ग है, वो भी बड़ा वर्ग है, तो उनको कौशल उन्नयन के तहत उनको प्रशिक्षण दिया जा सकता है। प्रशिक्षण देकर उन निश्चित तौर पर, जैसा कि हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल बनाने वाला अगर अच्छा कुशल कर्मचारी मिल जाए तो आदमी को बनाने के लिए घूमना पड़ता है कई किलोमीटर, तो तब जाके कोई अच्छा आदमी मिल पाता है। जैसे आज के समय मोबाइल हर किसी के हाथ में मोबाइल है, तो मोबाइल से संबंधित जो काम है उसमें बहुत अच्छा किया जा सकता है, बहुत ही बेहतर तरीके से आज और आगे जाके। देखिए, आगे टेक्नोलॉजी से ही सब व्यापार होने वाले हैं, और जिस तरह से समाज में एक नई तकनीक और नया प्रशिक्षण के साथ व्यापार की पद्धतियां बदल गई है, ऑनलाइन व्यापार एक नया रूप से आ रहा है जो कंज्यूमर को सीधे जोड़ कर रख रहा है। तो उस दिशा में अगर प्रशिक्षण अभी से दिया जाए तो बहुत ही बेहतर संभावना हो सकता है, बेहतर समाज का निर्माण हो सकता है। इस दिशा में काम नहीं हो रहे हैं। जी, इस दिशा में काम नहीं हो, लेकिन हम बताते हैं जी, एक समाज की अपनी भ्रांतियां भी है कि नौकरी मतलब सरकारी, अब मैं सरकारी बाबू बन गए, सरकारी कोई भी काम मिल गया तो वो नौकरी है, बाकी नौकरी नहीं है। मतलब आपने नौकरी को एक परिभाषित कर रखा है
देखिए, आदमी जो है जी कि जो एक कमजोरी होता है वो सेफ जोन में जीना चाहता है जी। तो सेफ जोन में कौन सरकारी नौकरी एक बार लग गए फिर राष्ट्रपति भी नहीं हटा सकता, तनख्वाह मिलेगा, काम कम करो ज्यादा करो, पेंशन मिलेगा। तो ये एक इसके कारण जो है हर आदमी सरकारी नौकरी तरफ दौड़ता है। तो फैसिलिटी भी सरकारी नौकरी में ज्यादा है, समय समय पे आप देखिए कि वेतन वृद्धि होती है, तमाम इसमें फैसिलिटी है। तो बाकी इस तरह की फैसिलिटी अन्य सेक्टर में क्यों नहीं हो सकता? इस तरह की सरकार को काम करने की आवश्यकता है, आपको क्या लगता है? देखिए, आपको ये तय करना पड़ेगा जी कि आपके प्रतिभा से आपको क्या मिल सकता है और क्या पाने की इच्छा है। जी। जो लोग पढ़ाई लिखाई से IAS IPS बनने की जिनको इच्छा है वो उस तरह से पढ़ाई, उस तरह से प्रशिक्षण, उस दिशा में काम करके वो लाइन में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो जोखिम लेकर काम कर रहे हैं, वो भी युवा है, वो भी युवा है। जोखिम लेकर जो लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग वो खुद भी रोजगार हैं, सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहे हैं और एक बेहतर समाज के निर्माण में वो मदद कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सरकार को मदद करनी चाहिए। जो प्रक्रिया है सरकार की, जो लाल फीताशाही की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को कहीं ना कहीं पर और सरलीकरण कर दिया जाए तो ऐसे युवा जो समाज में जो बेरोजगार हैं, जिनको स्टार्टअप बनने की इच्छा है, जिनको काम करने की इच्छा है, क्योंकि सरकारी नौकरियां दिनों दिन सीमित होती जा रही है और सरकारी नौकरी में भी अब पहले जैसा संविदा नौकरी चल रही है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस चल रहे हैं। अलग अलग सरकारों ने भी इस तरह से वेतन देने का और एक सरकारी सफेद हाथी होते जा रहे हैं। स्थिति तो ऐसी हो गई है कि नौकरी मतलब सरकारी ही और कोई नौकरी ही नहीं समझा जाता। अगर एक आप देखिए कि किसी अगर जैसे भी हाल में रेलवे में जिस तरह से स्थिति बनी हुई है, पूरे छात्र अभी सड़कों पे निकल आए हैं और किस तरह से आंदोलनरत है और एक नए छात्र आंदोलन की ओर बढ़ता नजर आ रहा है देश। देखिए, अब आप पूरे विश्व का अगर जी आंकड़े निकालें और विश्व के अगर मापदंडों के अनुसार अगर खुद के देश को और समाज को चलाना चाहते हैं तो आपको सरकारी सोच की प्रक्रिया को बदलना पड़ेगा। क्योंकि पूरे देश में अब विश्व में अब जो है उद्योग व्यापार की परिभाषा और काम के तरीके बदले हैं। आत्मनिर्भर एक महिलाएं जो है समाज का एक बड़ा वर्ग है, वो महिलाएं कई बड़े उद्योग चला रही हैं, कई बड़ी संस्थाओं में काम कर रही हैं और कई टेक्नोलॉजी से संपन्न हम उनको देख रहे हैं। तो एक हम पुरुष प्रधान समाज में बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। वो महिलाएं आज घर के चार दीवारी से बाहर निकलकर व्यापार कर रही हैं, नौकरी कर रही हैं, कॉर्पोरेट स्टाइल में काम कर रही हैं और रात और दिन में काम कर रही हैं। आप जैसे देखिए कि छत्तीसगढ़ में ही जिन महिला स्व सहायता समूहों को बैकअप दिया गया, उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान मिली। जैसे बमलेश्वरी महिला स्व सहायता समूह की बात कर ले, चाहे दंतेवाड़ा में आप डेनेक्स ही देख लीजिए, जो कपड़े वहां बन रहे हैं, बाहर सप्लाई की जा रही है। तो मैं इस तरह के जो काम है निश्चित तौर पर युवाओं के लिए बहुत बेहतर हो सकते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि बेरोजगारी के सामने दम तोड़ते नजर आ रहे हैं युवा? निश्चित तौर पर, क्योंकि अभी ज्यादा है जी। अभी इसलिए ज्यादा है कि पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण सरकार की गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां, सरकार की आर्थिक गतिविधियां रुकी हुई है, कॉर्पोरेट सेक्टर की आर्थिक गतिविधियां रुकी हुई है और समाज की भी आर्थिक गतिविधियां रुकी हुई है और नया कुछ करने का साहस क्या कोरोना के समय के पहले ऐसी स्थिति नहीं थी? क्योंकि बेरोजगारी मुझे लगता है कि हर चुनाव में एक मुद्दा तो रहा ही है। देख, बेरोजगारी हर समय एक मुद्दा रहा है, बेरोजगारी हर समय एक तो क्या ये मुद्दा एक हर समय से भुनाने के लिए रह जाता है कि इसको भुनाना है? देखिए, राजनीतिक दल के एक वर्ग जो है जी, इसको बड़े वर्ग को लुभाने के लिए, क्योंकि एक परिवार में एक युवा बेरोजगार है, उसके समाज की पूरी धुरी, उस परिवार की पूरी धुरी वही रहता है जी। क्योंकि हर परिवार सोचता है कि मेरा बेटा है वो आगे जाके मेरे घर को संभालेगा, मेरे परिवार को संभालेगा। तो उस पूरे परिवार को एक भावनात्मक तरीके से प्रभावित करने के लिए राजनीतिक दल
बेरोजगारी को मुद्दा बनाते हैं, लेकिन वो चीज नहीं देख पाते कि काम नहीं कर पाते। जो युवा बाहर पढ़ने निकलते हैं, उसकी माँ इलाज नहीं कराती है कि मेरे बेटे को पैसा नहीं जाएगा। 3000 रुपया अगर जा रहा है उसको बेटे को पढ़ाने के लिए, तो माँ इलाज नहीं कराती है कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, अगर मैं पैसा इलाज में पैसा लग जाएगा तो बेटे को दिक्कत होगी। ये नहीं देखा जाता कि किस तरह से किन स्थितियों में वो बच्चा पढ़ रहा होता है, उसकी उम्मीद रहती है परिवार से कि वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो परिवार को भी संभालेगा। ऐसी भी स्थिति कई बार निर्मित होती है। तो एक परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार, ये जो समस्या है, जमीनें भी बिक जाती है, जमीन बेच के लोग पढ़ाते हैं। सब कुछ गंवा देने के बाद भी अगर युवाओं के हाथ में रोजगार ना लगे तो फिर तो वो अपने आप को ठगा हुआ ही महसूस करेगा। गांधी जी, मध्यम वर्गीय परिवार के सामने इस तरह की समस्याएं सबसे ज्यादा रहती है जी। क्योंकि मध्यम वर्गीय जो है उसको सरकार से मिलने वाली बहुत सारी मुफ्त की सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता। उच्च वर्ग जो है वो उसको इन बेरोजगार और रोजगार से जरूरत नहीं होती, उसका अपना बनाया बुनाया कारोबार है और उसकी प्लानिंग है, उसके पास अकूत संपत्ति है जी। तो एक समाज में, हमारे भारतीय व्यवस्था में सबसे बड़ा जो वर्ग है वो मध्यम वर्गीय है। उन मध्यम वर्गीय को देखते हुए अगर कार्य योजना बनाई जाए और बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बनाने, उनको रोजगार देने और समाज के भीतर जो बहुत सारी चीजें हैं उनका अध्ययन करना पड़ता। देखिए, रोजगार को हल करने के लिए सही दिशा में काम ही नहीं हो रहा है। मैंने पहले कहा नहीं तो ठीक है, जो काम हो रहा है तो क्या प्रभावी नीतियां बननी चाहिए इसको लेकर? प्रभावी नीतियां नहीं है क्या अभी? मैं प्रभावी नीतियां नहीं है निश्चित तौर पर, क्यों नहीं, मैं बताता हूँ जी। मुझे कारपेंटर चाहिए, वो नहीं मिल रहे हैं। मुझे पेंटर चाहिए, नहीं मिल रहे हैं। अब जो है युवा इसको छोटा काम समझता है ना, वो सबसे आखिरी विकल्प समझता है, जबकि इसमें पैसा बहुत है। इस काम में हम समाज में इन लोगों को हे दृष्टि से देखते हैं, ये समाज का नजरिया भी बदलना चाहिए। जिस तरह से अन्य जगहों में होता है, जो प्लम्बर है, कोई कारपेंटर है और कोई बिजली बनाने वाला है, उसके प्रति एक नजरिया जो है, हम लड़की किसको देना चाहते हैं? जो सरकारी नौकरी में है, जो बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर में है। हम उन जो युवा है, जो आने वाले कल में एक बेहतर तरीके से आत्मनिर्भर होकर काम कर सकता है, ऐसे युवा को प्रोत्साहित करें, ऐसे युवाओं को आगे ले जाएं, उनको अवसर दें। ये भी समाज का जो है नजरिया बदलना चाहिए। इसके लिए तो ज्यादा बेहतर होगा। हम जो है छोटा काम, बड़ा काम और ये काम इसके लायक नहीं है, ये जो झिझक होती है, इससे भी जो एक युवा वर्ग है वो कुछ काम अपने अंदर ऊर्जा होने के बावजूद भी नहीं कर पाता। तो इस काम को करने के लिए वातावरण तैयार करना समाज की भी जिम्मेदारी है और सरकार की भी जिम्मेदारी और कॉर्पोरेट सेक्टर की भी जिम्मेदारी है। तो आपको क्या लगता है कि भारत में जो बेरोजगारी है वो आपदा का रूप ले चुकी है? निश्चित तौर पर अभी जो आंकड़े आ रहे हैं कि 2 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं और 5 करोड़ लोग बैठे हुए घरों पे, इस तरह के बैठे हैं जी। तो इन 5 करोड़ों के बारे में कौन सोचेगा? शिक्षित बेरोजगार है वो, अगर वो डिप्रेशन में आए, अगर उनके सामने रोजगार की समस्याएं बनी रही, तो उन 5 करोड़ जो हाथ है उससे कितना बेहतर राष्ट्र, कितना बेहतर समाज कि हम खड़ा कर सकते हैं। तो क्या हम सही दिशा में नहीं चलने के कारण इस वर्ग को गुमराह ना हो जाए? इस वर्ग को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं नहीं, उसको रास्ता दिखाने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं रास्ता दिखाने वाला जो वर्ग है या रास्ता दिखाने के जो माध्यम है और जिनके अंदर रिस्क लेने की क्षमता है, उन सब के बारे में विचार विमर्श करने का समय आया है जी। समय आ चुका है कि इस पर विचार विमर्श किया जाए। और भारत चूंकि युवाओं का देश है, और अगर युवाओं के हाथों में रोजगार नहीं होगा, अगर उनकी ऊर्जा को सही दिशा नहीं दी जाएगी, तो निश्चित तौर पर उस ऊर्जा का क्या होगा, इसको भली भांति समझा जा सकता है। रामोदर जी, कार्यक्रम के आखिर में कुछ अहम बात जो छूट सा गया हो, जहाँ जो इस कार्यक्रम में करनी चाहिए, जिसपे देखिए, रोजगारों पर योजनाएं बहुत सारी बनती हैं, रोजगारों पर बात बहुत सारी होती है जी। रोजगारों के जो समस्या है उसमें आंसू बहाए जाते हैं, परंतु उन जो युवा बेरोजगार हैं या जिन्होंने नया जो बेरोजगार युवा है उसको दिशा मिली,
वो अच्छी पढ़ाई करके जो विदेशों में जाते हैं लोग, जी। वहां से विदेश में ही बस जा रहे हैं लोग। ऐसी क्यों स्थिति आ रही? हमारे देश में हर साल जो सुंदर पिचाई यहीं से गया, आज उतनी ज्यादा उसको वातावरण मिल गया। आज विश्व की बड़े 5 कंपनियों के सीईओ भारत के लोग हैं जी। क्या भारत के जो युवा हैं वो वहां जाके नाम, व्यापार, सम्मान कमा ले रहे हैं और अपने यहाँ नहीं मिल पा रहा है? ये सोचने का समय आ गया है। निश्चित तौर पर एक सोचने का समय आ चुका है। लेकिन एक चीज ये भी होती है, मुझे लगता है कि बेईमानी हो जाएगी अगर उस पर चर्चा नहीं की जाए। बैकडोर से जो एंट्री होती है, इन कई प्रकार जिनको रोजगार दे दिया जाता है और जो धांधली होती है, आपको नहीं लगता कि युवाओं का हक भी छीन लिया जाता है? देखिए, आप इस तरह के जो अलग अलग तरीके से जो हथकंडे होते हैं जी, वो नहीं होनी चाहिए। प्रतिभा का सम्मान होना चाहिए, और नहीं अगर इस तरह से होंगी तो सबसे ज्यादा नुकसान सरकारी संस्थाओं का होगा। सरकारी संस्थाओं की विश्वसनीयता, सरकारी संस्थाओं में कामकाज की गिरावट, और अभी तो हमें इस पर चर्चा करनी पड़ी। और एक चीज और कि अभी एक कलेक्टर ने किस तरह से एक विश्वविद्यालय में आंदोलन हो रहा था छात्रों का, जब वहां में उन्होंने पूछा कि आपने क्या किया है, तो एमएससी केमिस्ट्री वो कर रखा था, उन्होंने डिग्री ले रखी थी। एक छात्र ने क्या करना चाहते हो, तो अभी हमने कांस्टेबल का एग्जाम दिया है, तो क्या वैज्ञानिक नहीं बनना चाहते? मतलब इस तरह की जो एक स्थिति है, तो आपको इससे समझने की जरूरत है कि हमें किस तरह से मूल चूल एक परिवर्तन करने की आवश्यकता है पूरे सिस्टम में। और मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें हो गई। मुझे लगता है कि आपने कलेक्टर का वो पूरा वाक्य सुना भी होगा, अमृता तिवारी जी, बहुत अच्छी बातें उसमें थी। और हर युवा को सुनना भी चाहिए कि उन्होंने भी 2 साल तैयारी की, किस तरह से यूपीएससी निकाला। तो इस पे कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे चलते चलते? देखिए, आपको एकाग्रता के साथ जी मेहनत करना पड़ेगा। आपको एक अपने गोल तैयार करने पड़ेंगे, और गोल तैयार करके अगर काम करते हैं, उसमें जीते हैं। युवा जो है अपना लक्ष्य बना के उसमें अगर जिए तो बेरोजगार नहीं रहेगा। तो एक दिन सब्र, नाम, और पैसा, सब चीज उसके पास रहेगा, सब कुछ उसके पास रहेगा। सब्र, धैर्य और एकलव्य की तरह दृढ़ निश्चय होनी चाहिए। सभी पहलू को हमने समझा। यहाँ पे रामअवतार तिवारी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो तिरछी नजर में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में किसी खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।